নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন। शादी के 8 साल बाद रमा ने एक सुंदर बेटे राजा को जन्म दिया। इतने सालों बाद बेटा हुआ, इसलिए रमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसे एक पल भी अपने से दूर नहीं करती थी। अब वो 4 साल का हो गया, तब भी रमा उसे हर समय हर पल अपनी आंखों के सामने ही रखती। सुबह का समय था, रमा राजा के साथ खेल रही थी, तभी उसका पति निखिल उसे आवाज लगाता है, रमा, मुझे देर हो रही है काम के लिए, मेरे खाने का डब्बा दोगी क्या? और हाँ, जरा अरे मैं तो खाने का डब्बा लगाना भूल ही गई, अभी जल्दी जल्दी कर देती हूँ, सब अभी तैयार कर देती हूँ, बस 2 मिनट। 2 मिनट? इसका मतलब तुमने अभी तक खाने का डब्बा तैयार नहीं किया? अब मैं काम पर क्या लेकर जाऊंगा? खैर छोड़ो, तुमसे बहस करना बेकार है। अभी तुम संभालो अपने बेटे को। इसका क्या मतलब? ये सिर्फ मेरा ही बेटा है क्या? तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या? ये भगवान ने इतने सालों बाद मुझे औलाद की खुशी दी और तुम ऐसे बोल रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था रमा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बेटे को थोड़ा अपने आप ही खेलने दो और तुम घर की तरफ भी थोड़ा देखो। जब से राजा इस घर में आया वह किसी और को नहीं देखती, कभी वक्त पर नाश्ता नहीं देना, माँ को दवाई ना देना, घर में कितने काम होते हैं, सब यूं ही पड़े रहते हैं। माँ इस उम्र में काम करती अच्छी नहीं लगती। मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम सब मेरे बेटे से चलते हो। और हाँ, अब तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही। हाँ, देरी तो मुझे पहले ही हो गई। ठीक है, मैं जानता हूँ, अब अपना और राजा का ख्याल रखना। इतना बोलकर निखिल काम के लिए निकल जाता है, पर रमा को निखिल की कही बात बहुत चुभ जाती है, इसलिए वो राजा को छोड़कर घर के काम में लग जाती है। जब तक घर का सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं राजा को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे जिसे देखो यही बोलता रहता है कि मैं कुछ ज्यादा इलाज करती हूँ अपने बेटे को। मैं उसकी माँ हूँ तो भला क्यों ना करूँ। राजा आंगन में खिलौनों से खेल रहा था, तभी वो खेलते खेलते घर से बाहर चला जाता है और सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। उसके रोने और चिल्लाने की आवाज सुनते ही रमा सब कुछ छोड़कर बाहर भागती है। राजा, मेरा बच्चा, मैं इसीलिए तुझे अपने से दूर नहीं करती थी कि कहीं तुझे चोट न लग जाए, पर तू कुछ बोलता क्यों नहीं? आंखें खोल राजा, आंखें खोल। तभी वहाँ पड़ोसन शालू आ जाती है। तुम्हारा बेटा तो आंखें ही नहीं खोल रहा रमा, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा मत बोलो शालू, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। उठ राजा उठ, तू उठता क्यों नहीं? अब मैं क्या करूँ? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, तुम उनके पास चली जाओ, वो जरूर तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। उन्होंने कई मरे लोगों को जीवन दान दिया है, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा हैं वो जरूर तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। रमा तुरंत बाबा के पास पहुंचती है। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुका है। ऐसा मत बोलिए बाबा, मैं बड़ी आस लगाकर आपके पास आई हूँ। मैंने सुना है आप मरे हुए को भी जीवित कर देते हैं, तो आप मेरे राजा को भी जीवित कर दीजिए ना। हाँ, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बाबा की इतनी बात सुनते ही रमा घर की तरफ भागती है और अलमारी में रखा सारा पैसा निकाल कर बाबा को दे देती है। बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास बस इतना ही है, जो था मैंने सब आपको दे दिया, अब मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने थैले से भभूत निकालकर राजा के पूरे शरीर पर मल देता है। राजा तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। राजा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी जीवन दान दिया है। वो तो ठीक है, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब ये है कि इस बच्चे को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना और पानी से दूर रखना। इसके ऊपर कभी भी पानी अगर गलती से पड़ गया तो ये वहीं के वहीं भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये अब एक मिट्टी के समान है। रमा बाबा की सारी बात मानती है और अपने बेटे को घर ले जाती है। रमा बेटे को जिंदा देख बहुत खुश थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका बेटा अब एक शैतान बन चुका है, एक भूतिया बच्चा। घर पहुंचते ही, ये सब क्या है बहू, राजा को इतना गंदा क्यों बना रखा है? इसके अंदर से कितनी बदबू आ रही है। जाओ पहले जाकर इसे नहलाओ, फिर मैं इसके साथ खेलूंगी। नहीं, मैं इसे नहीं नहला सकती, मतलब कि अभी नहलाऊंगी तो बेचारा लग जाए। अभी तो रमा बात को जैसे तैसे टाल देती है, पर आधी रात को जब सब सोए होते हैं तभी राजा उठ जाता है।
उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और गुस्से से भरा हुआ वो चुपके से अपनी दादी के पास जाता है और सोती हुई दादी का गला दबाकर उसे मार देता है। जब सुबह होती है, निखिल, माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। निखिल, ये सब क्या हो गया? कल तक तो माँ खूब हंस बोल रही थी और आज। उन्हीं को कौन टाल सकता है रमा? माँ वैसे भी बहुत बीमार रहती थी, अब हमें माँ का अंतिम संस्कार करना होगा। अंतिम संस्कार हो जाता है और कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमा घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है, तभी वहाँ पड़ोस की बच्ची मुन्नी आती है। आंटी आंटी, क्या मैं राजा के साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजा अंदर खेल रहा है, तुम वहीं चली जाओ। मुन्नी अंदर खेलने तो जाती है, पर ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मुन्नी राजा के ऊपर पानी न डाल दे। वो उसे गोद में उठाकर बाहर भी तो ला सकती है। नहीं नहीं, तांत्रिक बाबा ने मना किया था मुझे इन सब की। रमा दौड़ती हुई घर के अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। राजा भूत रूप में था और वो मुन्नी का गला पकड़े हुए था। तू मेरे ऊपर पानी कैसे डाल सकती है? मेरी सूरत क्या इतनी बुरी है जो तुम मेरा मुंह धोने चली थी? दोबारा ऐसी हरकत मत करना लड़की। नहीं करूंगी, अब मुझे छोड़ दो, जाने दो। अगर राजा ने इसे छोड़ दिया तो ये मुन्नी सभी को राजा के बारे में बता देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजा बेटा, इसे छोड़ना मत, नहीं तो ये तुम्हारे बारे में सबको बता देगी। ऐसा करो, तुम इसे मार दो। माँ की बात सुनते ही भूतिया बच्चा मुन्नी को मार देता है और रमा चुपचाप उसे उठाकर घर के पीछे गाड़ आती है। अगर किसी ने भी मेरे राजा के ऊपर पानी डालने की कोशिश की तो मैं और राजा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे मार डालेंगे। शाम का समय था। निखिल की आज काम से छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही था। निखिल बड़े प्यार से राजा को बुलाता है। आजा मेरा बेटा, आज हम पूरा दिन अपने बेटे के साथ खेलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे और घूमने भी जाएंगे बाहर। नहीं नहीं, बाहर नहीं, वो बाहर नहीं जा सकता। बाहर क्यों नहीं जा सकता? ऐसी क्या बात हो गई जो बाहर जाने से उसे मना कर रही हो? हम तो जरूर जाएंगे भाई। वो मैं इसलिए बोल रही थी कि हम ठहरे गरीब, हमारे पास दाल रोटी खाने के पैसे होते हैं बस। अगर ये बाहर गया तो खिलौनी चॉकलेट लेने की जिद करेगा, कहाँ से दिलाओगे उसे वो सब? ठीक है, नहीं जाएंगे, हम घर पर ही खेलेंगे। निखिल राजा के साथ खूब खेलता है, पर खेलते खेलते राजा अचानक अलमारी खोल देता है। अलमारी में उसके पैसे न देखने पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। रमा, रमा, इधर आओ जल्दी, पैसे तो मैंने यहीं रखे थे, फिर कहाँ गए सब? वो मैंने खर्च कर दिए, और अब ये मत पूछना कि मैंने वो पैसे कहाँ खर्च किए। खर्च कर दिए? वाह, ऊपर से बोल रही हो कि मैं ना पूछूं। मेरी जिंदगी भर की कमाई तुमने यूं ही खर्च कर दी। तभी निखिल गुस्से में रमा को थप्पड़ मार देता है, पर माँ को मार खाते देख राजा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से से लाल हो जाता है और फिर से भूतिया बच्चा बन जाता है और निखिल का गला पकड़ लेता है। मेरी माँ को मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पिताजी? अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम्हें। रमा, ये राजा को क्या हो गया? ये भूत जैसा क्यों देख रहा है? रमा, रमा, इसे बोलो कि मेरा गला छोड़ दे, मेरा दम घुट रहा है। नहीं माँ, इन्होंने तुम्हें थप्पड़ कैसे मारा? इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तभी निखिल उससे अपने को छुड़ाकर बाहर भाग जाता है। भूतिया बच्चा भी उसका पीछा करते हुए बाहर चला जाता है। बाहर की रोशनी पड़ते ही बच्चा आग की तरह जलने लगता है। ये क्या? तुम्हें ये क्या हो रहा है? राजा, ये कैसे लगी तुम्हारे अंदर? मैं अभी कुछ करती हूँ। माँ, मुझे बचाओ, बहुत जल रहा है मेरा शरीर। माँ, रमा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो हड़बड़ाहट में उसके ऊपर पानी डाल देती है। भूत पर पानी पड़ते ही वो भस्म हो जाता है और राख में बदल जाता है। राजा, मेरा बेटा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार डाला। मैं कैसे भूल गई कि तांत्रिक बाबा ने मना किया था पानी से दूर रखने को तुझे। रमा निखिल को सब बता देती है। अगर वक्त पर तुम मुझे बता देती तो हम उसे तांत्रिक के पास नहीं, डॉक्टर के पास ले जाते, और जो पैसे तुमने तांत्रिक को दिए उससे उसका इलाज कराते, वो जरूर बच जाता। पर अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।
रमा की जिंदगी फिर से बेजान हो गई। अब वो पैसों से भी गरीब और औलाद से भी गरीब हो गई।